हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ द रेट एग्ज़ाम पॉइंट। इसके पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए थे लाइन्स एंगल्स के ऊपर। इसके बीच में ब्रेक हो गया था, लंबा ब्रेक हो गया था कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। सो आने वाले वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलेंगे। और जो मैंने 3 वीडियोस अपलोड किए थे वो चैप्टर 6 लाइन्स और एंगल्स के बारे में बताया था। जैसे कि पहले और सेकंड वीडियोस में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट्स बताए थे, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट किया था। और आज हमारा 6.1 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके आने वाले अगले जो भी एक्सरसाइज होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बार वापस बता रहा हूँ कि मैंने लाइन्स एंगल्स के चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि ज्योमेट्री करते समय हमें क्या रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना है। सो हम लोग इस क्वेश्चन में भी वही रूल्स को फॉलो करेंगे, उसी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे जिससे हमको अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। सो इस तरह मेरे चैनल्स के जो वीडियोस है यदि आपको पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। अब चलिए हम लोग है ना आने वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। सो इस क्वेश्चन को देखने से पहले ये समझ में आ रहा है कि इसके पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किया सभी क्वेश्चन में हमको एक ना एक कोई डायग्राम दिया हुआ था। ये वाले क्वेश्चन में ये खासियत है कि इसमें हमको डायग्राम फिगर को खुद ही बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे वो हम लोग क्वेश्चन पढ़ के। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन में कि हमको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली रीड क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflects angle QYP. अब देखिए क्वेश्चन को आप शुरू से पढ़ोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा कि एक एंगल है जिसकी वैल्यू 64 है। आने वाले जो सेंटेंस उसमें लिखा हुआ है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, मतलब कोई एक एक्स वाई है जो, ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इस तरह क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एक्स वाई लिखा है ना कि वाई एक्स। सपोज एक्स वाई लिखा है तो एक्स से आपको वाई के तरफ जाना है। यदि यहीं पे वाई एक्स लिखा होता तो आपको वाई से एक्स की तरफ जाना होता। तो आपको इस वर्ड पर, इस नंबर पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे लिखा क्या है। आपको ये समझ में आएगा कि x से y की तरफ प्रोड्यूस करना है और कहाँ तक जाना है, P पॉइंट तक जाना है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हम लोग सबसे पहले अपने फिगर को बनाएंगे। अब देखिए आपका एंगल क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 64। एक्स वाई जेड मीन्स आप जानते होंगे कोई भी एंगल्स में यदि एक्स वाई जेड सपोज इक्वल टू 64 लिखा हुआ है तो ये 64 है वो किसकी वैल्यू है, वो y की वैल्यू है। और ये दोनों क्या है, उसके वर्टेक्स है। क्या है, उसके वर्टेक्स है। और ये 64 इसकी वैल्यू है। हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम बनाते समय हम लोग फोकस करेंगे कि जैसे सपोज ये बना दिए हम लोग एक डायग्राम, ले लेते हैं x y और ये z। आपको पता है कि ये 64 है तो मैंने ले लिया 64। इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो एक्स से वाई जाते समय हम लोग कहाँ पे जाएंगे, पॉइंट पी तक जाएंगे। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे वाई क्यू। देखो आपको वाई पता है यहाँ पे, तो क्यू इस साइड होगा या कहीं पे होगा, बाइसेक्ट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि ये बाइसेक्ट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी फिगर को, किसी भी डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड करना, मतलब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लाइक सपोज ये एंगल्स की बात कर रहा है, यदि मैं इस एंगल्स को बाइसेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाइसेक्ट का मतलब होता है कोई भी एंगल को, सपोज कोई भी एंगल है उसको मैं बाइसेक्ट करने को बोल रहा हूँ तो उसको दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में। इसी तरह यदि किसी लाइंस को बाइसेक्ट कर रहा हूँ तो उसको इक्वल लेंथ में मैं उसको बाइसेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब समझ में आ गया। और इस तरह हम लोग इस डायग्राम को कंप्लीट कर लिया।
इस डायग्राम से आपको एक इन्फॉर्मेशन तो पता चल गई होगी कि इसमें ये जो जेड वाई क्यू है और क्यू वाई पी है ये दोनों सेम सेम होंगे, बिकॉज ये वाई क्यू एक जो रे है वो क्या कर रही है, वो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स बाइसेक्ट कर रही है। आप सबसे पहले अपने फॉर्मेट पे जाएंगे तो हमारे फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ था कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में दिया क्या है, हमारे पास एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 देके रखा हुआ। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो लिखेंगे अगला एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट, देखिए ये पॉइंट को शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं पॉइंट पी। फिर लिखा हुआ इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, तो लिखेंगे वाई क्यू रे बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। आने वाली इंफॉर्मेशन हम लोग आगे लिखेंगे। अब हमको फाइंड में फोकस करना है, बिकॉज हमको क्या लिखना है, प्रूफ दैट। प्रूफ दैट में हमारे पास एंगल एक्स वाई क्यू है, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स। देखिए आप इस एक्सरसाइज के आने इसके पिछले वीडियोस में मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिफ्लेक्स। आप देखे होंगे कि 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी रिफ्लेक्स के बारे में, और लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आप रिफ्लेक्स के बारे में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्स के बारे में जो आप बात कर रहे हो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में भी यही चीज़ अप्लाई करेंगे। अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमें पता है कि एक्स वाई जेड 64 है। नॉर्मली यदि हम लोग बात करेंगे, यदि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप में जाता तो डायरेक्टली हम बता देते यदि ये 64 है तो ये पूरा बचा हुआ हमारे पास 180 माइनस 64 हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। तो अब इसको हमको इसमें एक्सप्लेन कैसे करना है। पी एक्स हमें पता है एक लीनियर लाइन है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि पी एक्स इज ए लीनियर लाइन। ठीक है, पी एक्स एक लीनियर, और लीनियर लाइन से क्या मतलब निकलता है कि सामने वाला एंगल कितने का होगा, 180 का होगा, जो हमने पहले देख चुका है। तो ये पूरा आपको पता है कि ये एंगल 180 का है। अब हमें निकालना क्या है, हम अपने फाइंड में जाते हैं। फाइंड में हमको ये लिखा हुआ है कि एक्स वाई क्यू निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू, और सेकंड बोला है क्यू वाई पी का हमको क्या रिफ्लेक्स निकालना है। और क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमको इस पॉइंट को पहले फोकस करना है, मीन्स इसको निकालना है और इस पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों को निकाल लेंगे तो हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हमको पता है पी एक्स पूरा क्या है, 180 है, तो हमें ये पता चल गया कि एंगल क्यू वाई पी, फिर क्यू वाई पी जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमें पता है ये दोनों इक्वल है, सो हम दोनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं, सेकंड अपने आप निकल जाएगा। जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 64 इक्वल टू 180। ये दोनों 2 टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू 180 माइनस 64। यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा ये 10 6 एंड 70 11। ठीक है, 2 टाइम्स जेड वाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डिवाइड किए तो हमको जेड वाई क्यू की वैल्यू पता चल गई कि 116/2 मीन्स 58। ठीक है, जेड वाई क्यू 58 है, इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये यदि 58 है तो ये वाला एंगल भी हमारा 58 होगा, इसलिए
इसलिए एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू 58। क्लियर। अब हमें पता है कि हमको निकालना क्या है, एक्स वाई क्यू निकालना है, एक्स वाई क्यू निकालना है। और एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, और जेड वाई क्यू हमने निकाल लिया था, हमारे पास एक्स वाई जेड पहले से गिवन है। 8 4 1 12 एंड ये, ठीक है। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास एक आंसर मिल गया। सेकंड वाला आंसर हमको रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है। रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। 360 माइनस, हमें क्यू वाई पी पता है यहाँ पे 58 है, 58, तो हमारे पास 302। हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया। क्या निकालना था, एक्स वाई जेड, ये सॉरी एक्स वाई क्यू, और सेकंड निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। दोनों आंसर आपको क्लियर समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव करते तो डायरेक्टली 180, वही काम हमको ऑब्जेक्टिव करना है तो डायरेक्टली हमको पता है ये 180 है, 64 माइनस किया, डायरेक्टली हमको पता चल गया 116 है, तो दो भागों में डिवाइड किए 58 और वही है इन्फॉर्मेशन। आपको ये क्वेश्चन देख के समझ में, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट था कि आपको इन्फॉर्मेशन देख के आपको फिगर डिनोट करना है। यदि आपको फिगर बनाते आने लगा तो आप अपने आप इस क्वेश्चन को सिंपल, देखने में सिंपल, यदि ये डायग्राम दिया होता तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था सॉल्व करने के लिए, पर डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट था। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग आने वाले फैक्ट्स पढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग 6.1 एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। अब 6.2 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद, क्योंकि अभी जो हम लोग 6.2 एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का यूज़ होगा, उसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आने वाले क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप देख रहे होंगे कि कभी भी कोई ज्योमेट्री में क्वेश्चन ये आता है हमेशा कि यदि कोई दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करें, जैसे सपोज कोई भी ले लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल लाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि ना वो पैरेलल लाइन है या कोई दूसरी लाइन है, कैसी भी लाइन हो, सपोज ये लाइन और ये सेकंड लाइन, ठीक है। यदि ये दोनों को मैं ये पैरेलल लाइन है, सपोज ये लाइन ये लाइन, देखिए अभी हम लोग ये जो 6.2 है इसमें जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो मतलब यूजेस होगा उसके लिए हमको पैरेलल लाइन का यूज़ करना है। पर अभी मैं ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बात करता हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन को ये डिफाइन नहीं करता कि किन्हीं दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहती है। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जब कोई भी दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। मतलब ये जो पूरी लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। पर हमारे जो सिलेबस में है वो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या सिचुएशंस होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पर ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि कोई भी दो लाइन, कैसी भी दो लाइन हो, वो पैरेलल हो या कोई नॉन पैरेलल हो, उसको यदि कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो जो लाइन होती है उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब हम लोग अपने पैरेलल लाइन के पोजीशन में आ जाते हैं। देखिए सपोज हम लोग दो लाइन बना रहे हैं, इस डायग्राम के ऊपर ही आपके सभी फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये मैंने दो लाइन बना दी, ये। अब देखिए इसमें सबसे पहले आता है एक इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। कौन कौन से एंगल आते हैं, एक आता है आपको इंटीरियर। देखो आप इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्ड से समझ में आ होगा
कि किस तरह के एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। देखो इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इस डायग्राम में यदि देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसी तरह एक एंगल ये सेकंड, ये थर्ड और एक फोर्थ। हम लोग सब कुछ इसको डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इस डायग्राम को देख के ये समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो अंदर वाले हैं 4 3 6 5 ये सभी क्या है, इंटीरियर एंगल है। और इसी तरह 1 2 8 और 7 ये सभी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो यदि एक दो लाइंस में, कोई दो पैरेलल लाइंस में या कोई भी लाइन हो उनमें इंटरसेक्ट कर, देखिए हम लोग के सिलेबस में पैरेलल लाइंस है तो मैं उसी डायग्राम का यूज़ कर रहा हूँ, नहीं तो आप किसी अनदर डायग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी दो लाइन है, यदि कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन उससे गुजर रही है तो उस पर जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं उसके जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनको हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और जो बाहर के एंगल्स होते हैं उनको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो दो चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई? यदि आ गई तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या होता है कि आप ये कोई भी एंगल, सपोज ये जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये एंगल 1 और ये एंगल 5, इस तरह ये एंगल 4, ये एंगल 8, इसी तरह ये 2, ये 6, इसी तरह ये 3 और ये 7, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और जब आप कोई पैरेलल लाइन खींचते, दो पैरेलल लाइन पे कोई एक लाइन जाती ट्रांसवर्सल, तो हमेशा आप ये देखते होगे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते। देखिए आप सपोज इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये डायग्राम और ये एक पैरेलल लाइन है, उसकी देखिए इधर से भी आपको ये एंगल्स बन रहा है, इधर से भी ये एंगल बन रहा है। तो अभी आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जब कोई दो पैरेलल लाइंस में कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। 1 and 5, 4 and 8, 3 and 7, 2 and 6। सो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में क्लियर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, देखो मैं बार बार वर्ड्स को धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपके चीज़ें क्लियर समझ में आए। मैंने क्या बोला? पहले पढ़ा था मैंने इंटीरियर एंगल्स, दूसरा मैंने पढ़ा था एक्सटीरियर एंगल्स, तीसरा मैंने पढ़ा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, चौथी मैं बात कर रहा हूँ अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो अब हम लोग अपने क्वेश्चन डायग्राम पे जाते हैं वापस। यदि मैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा हूँ। इसमें हम एक्सटीरियर एंगल्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब अल्टरनेटिव मीन्स 4 का 6 से, 3 का 5 से। अब इस डायग्राम में ये समझ में आ गया होगा कि यदि मैं 4 और 6 को देखूं तो मुझे पता है कि 4 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। कैसे हैं? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एंगल से 4 और किससे 6 से, एंड ये 3 किससे, ये 5 से। इसी तरह मैं एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की बात करूँगा तो 1 का 7 से, 2 का 8 से, किसके, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 4 को 6 से, 3 का 5 से, ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है।
इसी तरह 1 का 7 से 1 की बात करूँगा तो 7 से 1 की 7 से, इसी तरह 2 की बात करूँगा तो 2 की 8 से, 2 की 8 से। अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखेंगे। देखिए अभी मैंने बात की कि हमारे जो सिलेबस में वो पैरेलल लाइन की बात चल रही है। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। आप एक्सटीरियर एंगल सपोज क्या ले लेते हैं हम लोग, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव स्ट्रेट। सपोज आपको पता है ये 7 है। इसके पहले या दूसरे वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। किस एंगल्स के बारे में बात की थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, जब कभी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके आमने सामने की जो एंगल्स होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं, उसी को कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी तरह यदि आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये 5 का 7 से ये दोनों के रिलेशन में इक्वल है। ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। 5 और 7 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। आपको ये समझ में आ गया कि 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है। 6 और 8 एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है। 1 3 से वर्टिकली अपोजिट है। 2 से 4 वर्टिकली अपोजिट है। दूसरी बात आपको पता है कि ये एक लाइन है और लाइन ऑलवेज 180 होती है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये पूरा 180 होगा। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम भी 180 होगा। इसी तरह 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट, 2 एंड 4, मतलब 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 8। ये चीज़ें समझ में आ गई। अभी मैंने क्रॉसपॉइंट एंगल्स बोला कि 1 5 से इक्वल रहता है हमेशा, 2 6 से रहता है, 3 7 से रहता है, 4 8 से रहता है। इस तरह मैंने एक पॉइंट और है कि यदि आप बात करोगे कॉन्सेक्यूटिव, देखो कॉन्सेक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार, हिंदी में उसको कहते हैं लगातार, कॉन्सेक्यूटिव। इसी तरह आप इंटीरियर क्या कहते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सो 3 और 6 एक दूसरे से लगातार एंगल है क्या। 4 और 5 एक दूसरे से मतलब लगातार एंगल है, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसी को हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। इसी को हम को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें फैक्ट थी, ये सभी फैक्ट्स मैंने आपको क्लियर समझा दिया। इसके बाद अब हम लोग है ना एक्सरसाइज 6.2 पे आएंगे और कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसमें कंप्लीट करूँ, और आने वाले वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे। अब बीच में ब्रेक एक भी नहीं होगा, मैं रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करूँगा। इसी तरह यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय हिंद।